सॉरी डस्टर की तो बात हो गई। डस्टर कहाँ गया, एक मिनट, वे डस्टर, डस्टर क्या, तो इसमें बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक हमारा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है, मतलब ये किसकी बेसिस पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला है कि ये बेस्ड ऑन अलजेब्रा मेथड है। मैथमेटिक्स में जो मेथड है अलजेब्रा का, उसी की बेसिस पे ये बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका पहला गुण है कि बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, मतलब ये अलजेब्रा की बेसिस पे बेस्ड है। दूसरी बात करने चले, अलजेब्रा तो बेस्ड है, मतलब इसमें सेट्स वगैरह की बात करेंगे। और दूसरी बात करें तो ये डिस्क्रीट होने के कारण इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी। वही सारी चीजें हैं, इसको लिखने का तरीका केवल आपका बदल जाएगा। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो दूसरा हमारा हो सकता है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। और प्रेजेंटेशन की बात करें, हम इसको ग्राफ में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको प्रेजेंटेशन ऑन ग्राफ की बात करें तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास दो आउटकम हो सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग P और एक, दो तरह की चीज होगी, एक होने की संभावना जिसको संभावित प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और दूसरा सफलता, कितने बार सफल होंगे, एक कहलाएगा ट्रायल, ठीक है, सक्सेस कहेंगे। ट्रायल में एक आउटकम हो सकता है कि सक्सेस हो, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करेंगे। मतलब एक में तो कितना सक्सेस हो गया ये क्लियर है, और दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब होने की संभावना कितनी है, किसी भी ट्रायल के सक्सीड करने की संभावना कितनी है। तो ये दो तरह के जो आउटकम्स होंगे, इनको जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो इसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें और इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करके हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करें कि किस तरह का इनका शेप होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर हम इनके शेप की बात करें, शेप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो शेप पे चलेंगे तो ये डिपेंड करेगा हमारे P और Q पे, P एंड Q बेस्ड होगा, मतलब P और Q के बेसिस पे हम इनको कह सकते हैं। अगर P इक्वल टू Q है, किसी ट्रायल में हो सकता है कि P इक्वल टू Q, तब तो ये सिमेट्रिकल है, तब इनको हम कहेंगे कि सिमेट्री है और ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर ये P Q के बराबर नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये एसिमेट्रिकल है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि इसको मतलब ये किस तरीके का शेप बना रहा है, सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल। तो इस तरीके से इनमें सिमेट्री है या नहीं है, ये हमारे P और Q के आउटकम पे डिपेंड करेगा। अब इसके अलावा हम बात करें कि इनके मेन पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर मेन पैरामीटर के ऊपर जाएं तो पैरामीटर हमारे पास इसके दो हो सकते हैं। पैरामीटर
की बात करें तो दो पैरामीटर हो सकते हैं, क्योंकि m इक्वल्स टू np, तो n और p इसके दो पैरामीटर हैं। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ठीक है। और पैरामीटर हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, n हो सकता है और p हो सकता है, जिसकी बेसिस पे हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम कर सकते हैं। अगर मीन की बात करें तो यही पैरामीटर हमारे मीन में आ जाएगा, हमने अभी कहा। तो मीन इज इक्वल्स टू, मतलब मीन को हम यहाँ x बार करते हैं, x बार इज इक्वल्स टू हम करते हैं यहाँ पे np। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि x बार इज इक्वल्स टू np, तो x बार अगर मालूम है तो आपको इसका मतलब कि np मालूम है। अगर मैं इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो अंडर रूट, अगर मैं इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करने चलूं तो ये हमारा हो सकता है अंडर रूट np/q। अगर वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो इसको बोल सकते हैं np/q। इसी तरीके से हम इनसे आगे कांस्टेंट्स की ओर बढ़ेंगे, तो कांस्टेंट से मालूम करने चलेंगे तो इनमें भी फिर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम वैल्यूज की बात कर सकते हैं, कांस्टेंट्स की बात कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम अभी मैंने कहा कि 80 बार 100 बार दिखाएगा, तो एक और चीज हो सकता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होता है n into p plus q to the power n, जिसको r भी कह सकते हैं। n इसलिए कह रहे हैं कि छोटा n बड़ा n, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जितनी बार ट्रायल करेंगे वो हो जाएगा, जिसमें बार लिखा होगा 80 बार उछालेंगे तो 80 बड़ा वाला n हो जाएगा, और कितने आउटकम्स है वो छोटा वाला n हो जाएगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे 7 नंबर में ऐसे लिख देते हैं, पीछे क्या नंबर हाँ मुझे याद नहीं है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी हो सकती है कि n into p plus q to the power n, ठीक है, to the power n। हमारे यही कहना है ये छोटा वाला है ये बड़ा वाला है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जितनी बार लिखा जाएगा 80 बार उछालने की प्रैक्टिस निकालिए तो 80 यहाँ लिखेंगे। क्या क्या आउटकम है, p और q आपके पास दिया गया है और कितने नंबर्स के दिए गए हैं, वो छोटा वाला n हो जाएगा। ये आपकी चीज होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे कांस्टेंट्स की, कि कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट्स हमारे पास अभी मैंने आपको x बार इक्वल्स टू np लिखा है, तो अब हम फर्स्ट मोमेंट की बात करें, सेकंड मोमेंट की बात करें, थर्ड मोमेंट की बात करें। तो फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट, तो फर्स्ट मोमेंट जिसको हम u1 से दिखाते हैं, मोमेंट 1 से, तो फर्स्ट मोमेंट को दिखाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर सेकंड मोमेंट की बात करें तो वो हमारा वेरिएंस के बराबर होता है, सेकंड मोमेंट वेरिएंस के बराबर होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी np/q। ये किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है। अगर थर्ड मोमेंट की बात करने चले तो थर्ड मोमेंट आपके पास हो जाएगा, ये तो np/q है, np/q को q और p के हिसाब में जब लें तो आपके पास थर्ड मोमेंट हो जाएगा q माइनस p, तो ये हमारे पास थर्ड मोमेंट हो जाएगा। इस तरीके से फोर्थ मोमेंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से np आपको मालूम है कि x बार इक्वल्स टू np। चलिए थर्ड मोमेंट बता दिया तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मोमेंट बता दिया, तो अब आएंगे फिर से उस फॉर्मूले को यूज, और फोर्थ मोमेंट भी है यहाँ पे। तो फोर्थ मोमेंट के लिए आप एक काम करिए,
सबसे पहले आप लिखिए 3n p² q², 3n² p² और q², मतलब ये स्क्वायर वैल्यू होगा उसका 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, npq 1 - 6pq के बराबर होगा। npq ये सारे प्लस में ही होंगे, प्लस npq 1 - 6pq। इतना निकालने को नहीं आता है आपको, निकालने के लिए नॉर्मली x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन बात करते हैं, मैंने आपको एक बार बोले दिया है, तो x बार है उसके लिए मैंने आपको लिखा है x बार np, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन npq। और बात करें वेरिएंस की, npq आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का टोटल वैल्यू था, तो इसमें हो जाएगा स्क्वायर वैल्यू होता है, तो उसको हम कर सकते हैं npq, ठीक है। तो ये आपके कांस्टेंट की बात हुई। अब कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट में हमारे पास कम या अधिक हो सकता है, तो प्लस माइनस b1 करते हैं। अगर μ3 की बात करें तो सीधे सीधे हमारे पास कैलकुलेशन के कोएफिशिएंट को बीटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो बीटा की बात कर रहे हैं, एक मिनट, कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं कांस्टेंट का। हमारे पास दो चीज होता है, एक कैलकुलेशन तो μ3 का स्क्वायर हो जाएगा कैलकुलेशन कोएफिशिएंट का, और पियर्सन कोएफिशिएंट की बात करें इसमें, तो बीटा से इसका मतलब होता है, ये बीटा से डिनोट किया जाता है, और बीटा हमारे पास μ3 और μ2 का होता है, ठीक है। तो ये μ3 का स्क्वायर μ2 का क्यूब, 3 नीचे है, 2 ऊपर 3 नीचे, ऐसा करके याद करने में आसानी आपकी होगी। इसको हम बीटा से दिखाते हैं। अगर गामा में बात करने चलते हैं तो गामा 1 या उसकी बात करते हैं, गामा की बात करते हैं, तो हम सीधे सीधे गामा 1 2 बाद में कर लेंगे, तो इसको प्लस माइनस बीटा की बात कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस बीटा की बात करते हैं, तो प्लस माइनस बीटा में अगर 1 की बात करने चलेंगे तो हमारे पास बीटा 1 लिख देंगे, अगर गामा 1 की बात करेंगे तो बीटा 1 लिखेंगे, अगर गामा में 1 की बात करें तो बीटा में 1 की बात करेंगे। ये प्लस माइनस लिखा है मतलब 0 के साथ इंटर किया है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर μ3 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू को बताएगा, तो ये बताएगा कि बीटा 1 पॉजिटिव है। अगर μ3 आपका छोटा है 0 से तो बताएगा कि निगेटिव बीटा 1। तो ये आपके कांस्टेंट थे। अब इन्हीं कांस्टेंट के बेसिस पे हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर गामा की बात करें, बीटा निकालने की बात करें, हालांकि ये चीजें आपसे पूछी नहीं जाती हैं, फिर भी अगर हम इसकी बात करने चलेंगे तो हम इसकी बेसिस पे बना सकते हैं। अब आप B1 है, फिर B2 भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अब आते हैं सीधे सीधे कि अब कॉन्स्टेंट्स B1 B2 हमें लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है, लेकिन रूल क्या होना चाहिए, किसकी बेसिस पे ये काम करेगा बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल हमारा रूल्स रिगार्डिंग बायनोमियल, कोई तो नियम होगा जिसकी बेसिस पे ये काम करेगा। तो सीधे सीधे हम रूल्स पे आ जाते हैं। रूल्स हमारा होता है कि संख्या इनकी n+1 होती है। अगर हम इनका विस्तार करेंगे तो इनकी संख्या हमारी कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो n+1 होंगे। पहला होगा नंबर ऑफ टर्म की बात करें, नंबर ऑफ टर्म मतलब इनका एक्सपेंशन
कितना होगा, कितने आगे तक बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा n+1 के फॉर्मेट में होगा। कहने का मतलब ये है कि p प्लस q पे अगर 4 लिखा है तो टर्म कितने होंगे, 5 टर्म होंगे। अगर मतलब ये बढ़ेगा तो 5 बार में लिखाएगा। p प्लस q पे अगर मान लेते हैं 5 लिखा है तो 6 टर्म होंगे, एक एक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स को बताएगा, इसका नियम है कि टर्म एक एक बढ़ते जाएंगे। अब इन टर्म के बढ़ने के बाद में बात करें तो सीक्वेंस क्या होगा। अगर हम सीक्वेंस की बात करें मतलब p और q हमने लिख दिया, तो आपको मालूम है कि p क्या होगा, धीरे धीरे p बढ़ता जाएगा, p इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। देखिए दो चीजें हैं, आप कैसे लिखते हो, असेंडिंग में लिखते हो या डिसेंडिंग में लिखते हो, पर मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है। जैसे अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया NCR p⁻r q n-r, तो यहाँ पे क्या होगा, p धीरे धीरे घटता जाएगा, q धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पहले 1 2 3 4 इस तरीके से p और q का रिलेशनशिप होता जाएगा। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, q बढ़ता जाएगा और p घटता जाएगा अगर सीक्वेंस की बात करें तो। और इनके एडिशंस कितने होंगे, मतलब p और q को अगर जोड़ेंगे तो कितना है, n के बराबर हो जाएगा। हम सम ऑफ कहें एक्सपोनेंट, सम ऑफ इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट घात। ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स हमारे पास मतलब घात। जैसे p प्लस q लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये जो लगेगा उसको बोलेंगे घात। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो p प्लस q का एक्सपोनेंट कितने बराबर होगा, n के बराबर होगा। इनके घात कितने बराबर होंगे, n के बराबर होंगे। अगर p पर 1 है और इस पे 2 है तो इस पे 3 होगा। ये मेरे कहने का मतलब। ठीक है, घात इनके टोटल घात जोड़िएगा तो n के बराबर होंगे। एक्सपोनेंट जो होते हैं वो n के बराबर होते हैं। और कोएफिशिएंट कैसा होगा, तो अगर इनके कोएफिशिएंट की बात करें तो वो सिमेट्रिकल होता है हमेशा। अगर कोएफिशिएंट की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होगा हमेशा सिमेट्रिकल। ठीक है, हमने पहले कहा कि सिमेट्रिकल हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है, उसका बेसिस होता है p और q की भाषा। कहने का मतलब कि p और q अगर बराबर हो तो वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर p और q में कोई भी डिफरेंस है तो वो एसिमेट्रिकल होगा। और सम कोएफिशिएंट का कितना होगा, तो 2 टू द पावर n के बराबर होगा। सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर n के बराबर होगा। मतलब n 2 के ऊपर n रख देंगे तो 2 टू द पावर n होगा। अगर n का 6 रखा हुआ है तो 64 हो जाएगा। जितने कोएफिशिएंट के सम को करने चलेंगे, मतलब अगर सब जितनी भी आवृत्तियां आपकी आएंगी उनको जोड़ेंगे तो वो उसी के बराबर होंगी। इसी को सम ऑफ कोएफिशिएंट कहते हैं। और मेथड क्या होगा, अगर कोएफिशिएंट को मालूम करना होगा तो अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अलजेब्रिक मेथड के अलावा कम्युलेटिव मेथड से कर सकते हैं और पास्कल ट्रायंगल से कर सकते हैं। अलजेब्रा, कम्युलेटिव और पास्कल मेथड कौन सा होगा, मेथड कोएफिशिएंट को पाने का methods to find coefficient हमारे पास हो जाएगा अलजेब्रा,
दूसरा कम्युलेटिव, और तीसरा हमारे पास जो मेथड होगा पास्कल्स। पास्कल ने भी इसको दिया था, तो पास्कल्स को त्रिभुज बना के करते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल से बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल मेथड। तो इन तीनों तरीके से हम कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। इसको कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्रेजेंट करने का अगर हम बात करें, अगर इनके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, तो इनको हम जो काई स्क्वायर की बात करते हैं, काई स्क्वायर वाले में हम बेसिकली एक्सपेक्टेड और एक्चुअल की बात आती है। यहाँ भी एक्सपेक्टेड एक्चुअल की बात आएगी तो इनको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और काई स्क्वायर से कर सकते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अगर नियर टू द दोनों अगर ग्राफ एक साथ मिलते हैं, अगर कर्व एक साथ नजदीक में है, तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरह से वैल्यू, टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें हम पाएंगे कि ये जो वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट कैसे होती हैं। ये मैंने आपको काई स्क्वायर में बताया है। अगर टेबल वैल्यू के नीचे कैलकुलेटेड वैल्यू है तो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन इनका दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम बात करें, एक सवाल बना लेते हैं जिससे समझ में आए कि ट्रायंगल का सवाल कैसा होता है और एक्सपेंशन किस तरीके से की जाती है। जैसे मैंने छोटे एन और बड़े एन की बात करी है, इसी तरीके से अगर हम सवाल को बनाने चले, सवाल को बनाने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मैंने छोटे छोटे सवाल इसके लिए लिया है। इसमें हम पूरे ब्लैक बोर्ड को यूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर आपके पास दिया गया है कि कॉइन को टॉस किया गया है, 8 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर एट अ टाइम, 8 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्वेश्चन है 8 कॉइन्स आर टॉस्ड एट अ टाइम। एक बार 8 बार एक कॉइन को टॉस किया जाता है, मतलब उछाला जाता है। द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ गेटिंग हिट्स, द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ getting